Effective tips to tackle idioms and phrases in BitSat. Idioms जनरली बेटा ना बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और हर इडियम को ना मेमोराइज करने के भी आप ट्रिक्स बना सकते हो। अगर आप इसका लिटरल मीनिंग देखोगे तो स्मेल अ रैट का लिटरल मीनिंग क्या होता है? किसी रैट को स्मेल करना। तो जनरली पर्सन क्या करेगा? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन ऑनलाइन एंड वेलकम टू इंग्लिश बिटसैट सीरीज। और हम अब हमारे थर्ड लेक्चर पे हैं। आप लोगों ने पहले के दो लेक्चर्स देखे कि नहीं देखे? It was regarding, first was regarding error spotting and the second one was verbal ability, synonyms, antonyms and one word substitution. आज भी हम यही टॉपिक कवर कर रहे हैं, that is verbal ability. पर verbal ability में भी different topics है and the very important topic जो हम लेने वाले हैं that is idioms, phrases and phrasal verbs. ये टॉपिक आज हम लेने वाले हैं। इसके बेस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बिटसैट के अंदर। आई थिंक 1 और 2 क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत वेटेज कैरी करते हैं एक्चुअली। ऑलराइट, तो आपको कॉमन इडियम्स, फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स पता होने चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। राइट, इसके रिगार्डिंग भी हम इफेक्टिव टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ेंगे टू टैकल सच वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस इन बिटसैट। ऑलराइट, ओके, लेट्स सी effective tips to tackle idioms and phrases in BitSat. Right. First, build a strong idiom base. Solve previous year papers and research the pattern of idioms and phrases. आप लोग जितना प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करोगे, आपको उतना ही इसका पैटर्न समझ आएगा कि किस पैटर्न में ये क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप के idioms और phrases आपको एग्जाम में फेस करने पड़ते हैं। राइट, so how do you build a strong idiom base? By solving the previous year question paper, and this will surely help you. Next, focus on context. अब generally idioms और phrases किस वे में आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर? contextual based. राइट, आपको एक पर्टिकुलर सेंटेंस दिया जाएगा, उसके अंदर ईडियम दिया जाएगा एंड दैट वुड बी अंडरलाइंड और इटैलिक या बोल्ड दिया जाएगा। आपको उस पर्टिकुलर ईडियम का मीनिंग आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, ईडियम्स आर ऑफन टेस्टेड इन सेंटेंस फॉर्म। करेक्ट एग्जाम्पल, द न्यूज केम आउट ऑफ द ब्लू। अब यहाँ पे आपको आउट ऑफ द ब्लू ईडियम का मीनिंग दिखाना है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आपको आउट ऑफ द ब्लू का मीडियम वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, या फिर आप थोड़ा सा टोन को समझिए कि जो न्यूज है, न्यूज कैसे आती है? जनरली अनएक्सपेक्टेडली आती है। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि न्यूज आती है और मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अनएक्सपेक्टेडली। तो इस टोन को समझिए और आउट ऑफ द ब्लू को देखिए। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट आउट ऑफ द ब्लू मीन्स अनएक्सपेक्टेडली। सो अंडरस्टैंड द टोन एंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड देन एलिमिनेट द चॉइसेस। नेक्स्ट, बी क्विक विद एलिमिनेशन। हम प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन पिछले वाले में, वर्बल एबिलिटी वाले टॉपिक में भी हमने इसको समझा था कि प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन आपको यूज करना ही करना है। यूज लॉजिकल रीजनिंग टू एलिमिनेट लिटरल मीनिंग और ऑड मीनिंग्स। लिटरल मीनिंग आपको समझना पड़ेगा। देखो, ईडियम्स क्या होते हैं? जनरली फिगरेटिव मीनिंग वाले होते हैं, लिटरल मीनिंग वाले नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला अंडर द वेदर, तो अंडर द वेदर को अगर मैं लिटरल वे में बोलूं तो अंडर द वेदर का मतलब होगा वेदर के नीचे। राइट, इसका लिटरल मीनिंग तो यही है। लेकिन फिगरेटिव मीनिंग क्या है इस ईडियम का? कोई इंसान बीमार हो या समवन हु इज इल और सिक, दैट इज फिगरेटिव मीनिंग। एंड द लिटरल मीनिंग इज वेदर के अंडर, वेदर के नीचे। तो ईडियम्स फिगरेटिव मीनिंग्स फॉलो करते हैं। जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं जरूरी नहीं है कि वही उसका मीनिंग हो, द लिटरल मीनिंग। सो अंडरस्टैंड इट। तो आपको यहां पे क्या करना है? ऑड मीनिंग्स या लिटरल मीनिंग को एलिमिनेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, ही स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी। स्पिल्ड द बीन्स वाले को अगर आप देखोगे तो स्पिल्ड द बीन्स का मतलब लिटरल मीनिंग क्या होता है? कि बीन्स गिर गए, बीन्स बाहर आ गए। एंड अबाउट दी सरप्राइज पार्टी। अब सरप्राइज पार्टी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या समझ आ रहा है सरप्राइज पार्टी के अंदर? सरप्राइज इज व्हाट? समथिंग यू हैव टू कीप सीक्रेटली। आप उसको रिवील नहीं कर सकते हो। लेकिन यहां पे स्पिल्ड हो गया मतलब बाहर आ गया है, मतलब सरप्राइज पार्टी का जो सीक्रेट है वो एक्सपोज हो गया है। तो कुक्ड डिनर,
फटाफट से इसको एलिमिनेट करना सीखो, नहीं, ये ऑड मीनिंग है. क्लीन द रूम, अगेन ऑड मीनिंग है. रिवील्ड अ सीक्रेट, यस, ये फिगरेटिव मीनिंग है. सरप्राइज पार्टी का सीक्रेट स्पिल्ड हो गया, बाहर की तरफ आ गया है. दैट इज द करेक्ट आंसर. ओपन द कैन, अगेन लिटरल और odd meaning, and you have to eliminate such kind of options. Again I'm telling you, literal और odd meaning को eliminate करना, उस पे अटके या उस पे stuck हमें नहीं होना है कि under the weather मतलब weather के नीचे. No, you don't have to think like that. You have to eliminate that options first. Next, build a personal list. Keep a notebook where you collect new idioms. Build a strong personal list. समझो, मैंने पहले भी बताया था, लास्ट वाले वीडियो में भी क्या बोला था, दैट आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की एक डायरी या नोटबुक बनाइए, उसमें लिखिए. और अभी भी मैं वही कह रही हूं, इडियम्स और फ्रेजेस को अपनी नोटबुक में लिखिए, डायरी में लिखिए विद द मीनिंग्स. यू विल अंडरस्टैंड इट. आपको बहुत ईजी पड़ेगा जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, तब यू जस्ट हैव टू ब्रश अप दोज idioms and very easy for you. All right? Okay. अब मैं आपको कुछ लिस्ट प्रोवाइड कर रही हूं idioms की, जो कॉमनली हाई फ्रीक्वेंसी आप यूज करते हैं बिटसैट के अंदर एंड ऑल्सो इन कंपेटिटिव एग्जाम्स. तो आप लोग उसको लिख लीजिएगा या उसका स्क्रीनशॉट ले लें. Right? Common idioms to learn for BitSat. Take the screenshot or you may write it in your notebook. Okay. अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. किस टाइप के क्वेश्चंस, idioms और phrases में आपको एग्जाम में फेस करने होते हैं. लेट्स सी. idioms जनरली बेटा ना बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और हर idiom को ना मेमोराइज करने के भी आप ट्रिक्स बना सकते हो, खुद से भी स्टोरी बना सकते हो. एंड यू नो देयर आर बेसिक हिस्टोरिकल है ना स्टोरीज इनके साथ बेस्ड होती है, इन पर्टिकुलर idioms के साथ, तभी ये idioms का ओरिजिन होता है. लेट्स सी. चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द idiom गिवन बिलो. टू स्मेल अ रैट. अगर आप इसका लिटरल मीनिंग देखोगे, टू स्मेल अ रैट का लिटरल मीनिंग क्या होता है? किसी रैट को स्मेल करना. तो जनरली पर्सन क्या करेगा, क्या मार्क करेगा इस पे? कोई भी पर्सन ऑप्शंस को देखेंगे. साइंस ऑफ प्लेग एपिडेमिक, बैड स्मेल, सस्पेक्ट फाउल डीलिंग्स, टू बी इन बैड मूड. क्या करेगा कोई भी पर्टिकुलर पर्सन इस पे? बैड स्मेल को मार्क कर देगा. टू स्मेल अ रैट मीन्स बैड स्मेल. ये इसका लिटरल मीनिंग होगा. राइट? तो इसको तो हम एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि लिटरल मीनिंग को हमें क्या करना है? एलिमिनेट करना है. अब देखो, टू स्मेल अ रैट, थोड़ा ना समझो कि पुराने जमाने में, इन ओल्ड टाइम्स, लोग रैट को क्या मानते थे? बहुत मेसी मानते थे. दे कंसिडर्ड रैट्स आर वेरी मेसी एंड वेरी डैमेज कॉजिंग क्रीचर. और रैट्स का क्या एटीट्यूड होता था? रैट्स घर में ना छिपके बैठे रहते थे, किसी को दिखते नहीं थे, सिर्फ उनकी स्मेल आती थी. और जब स्मेल आती थी ना उनकी बाहर, तो लोगों को लगता था कि समथिंग बैड विल हैपन, अब कुछ डैमेज होगा, क्योंकि रैट्स अंदर घर में हैं. तो लोगों को क्या हो जाता था? दे स्टार्टेड सस्पेक्टिंग कि अब तो गलत होने वाला है, अब उनको डाउट आ गया है. राइट? तो ये टू स्मेल अ रैट, और धीरे धीरे जाके ये एक ईडियम ही बन गया. जब भी कुछ बुरा होता है या जब भी आपको शक होता है कि बुरा हो रहा है, ठीक है, कुछ बुरा हुआ है, तब हम क्या बोलते हैं? टू स्मेल अ रैट. ये ईडियम बन गया फिर एक इंग्लिश यूसेज लैंग्वेज में. गॉट इट? तो क्या हुआ? साइंस ऑफ, अगर प्लेग एपिडेमिक देखेंगे तो ये एक डिजीज है विच इज नॉट एप्ट. ये एक ऑड मीनिंग भी कह सकते हो आप. ठीक है. सस्पेक्ट फाउल डीलिंग्स और टू बी इन बैड मूड. तो टू बी इन बैड मूड अगेन थोड़ा सा लिटरल वे में इशारा कर रहा है. ठीक है, इंडिकेट कर रहा है. सस्पेक्ट फाउल डीलिंग्स, दिस इज द करेक्ट आंसर. व्हाई? एज यू कैन सी इन द फोटो, इन द पिक्चर, दिस पर्सन इज जस्ट इन्वेस्टिगेटिंग. वो सिर्फ इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि कुछ गलत हुआ है, क्योंकि उसको शक हो रहा है. ठीक है, कि कुछ गलत हुआ है, डाउट हो गया है उसको. सम बैड फाउल इज प्लेड. Right? So, to smell a rat means suspect foul dealings. And the correct answer is C here. ठीक है? Let's move to the
Next question. Choose the correct meaning of the idiom given below. To eat a humble pie. Now please understand, इस particular sentence में humble दे रखा है. क्या word है? Humble दे रखा है. Humble मतलब ऐसा person जिसको घमंड नहीं हो, you know, full of pride नहीं हो, इस type के person को हम humble बोलते हैं. बहुत down to earth, right? तो यहाँ पे टू ईट अ हम्बल पाई का मतलब ये नहीं कि कोई पाए है, बहुत टेस्टी सी पाए है जिसका नाम हम्बल है और हम वो आराम से खाएंगे, वो नहीं है इसका मतलब. अब हम हम्बल कब होते हैं? ध्यान से सुनो. हम्बल होते जनरली एक तो पर्सन का एटीट्यूड होता है टू बी हम्बल, या फिर जब हम गलती करते हैं. और जब हम गलती करते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने प्राइड को सॉलो कर लेते हैं एंड देन यू बिकम व्हाट? हम्बल. एंड देन यू आस्क फॉर sorry. You apologize for the blame. Then you become humble when you do a mistake. So, to eat cheap food, no, it is not related to eating. To eat slowly, again, not. To apologize for a blame, yes, this is the correct answer. And to defy authority. Defy का मतलब क्या होता है? To disregard something. ठीक है, to disregard the authority, which is the negative word. Got it? And humble is a positive word, positive quality. So this is again eliminated. And your answer is C here. To apologize for a blame. Okay, let's move to the next question. Choose the correct meaning of the underlined idiom. Tell me the sum of substance of your meeting. To summarize, to explain, show result, to show effect. Sum of substance को समझो थोड़ा. देखो, sum का मतलब क्या होता है? Total. Total. और substance का मतलब यहां पे क्या बताया है? देखो, substance का मतलब क्या होता है? What do you mean by substance? Important points. Right? Important points. Sum means total, substance means important points. Total important points here. अब इधर हम D से स्टार्ट करते हैं. To show effect. क्या मीटिंग का इफेक्ट दिखाने की यहां पे बात हो रही है? क्या टोन ऐसा है? Tell me the effect of your meeting. नहीं, यहां पे हम ऐसी बात कर ही नहीं रहे हैं. Eliminated. Show result. शो रिजल्ट का मतलब होता है फाइनल रिजल्ट हमें बताना है. दैट डजंट मीन कि आप टोटल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हो. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकता है बट नॉट दी टोटल पॉइंट. रिजल्ट शुड बी द रिजल्ट. आपने सब कुछ देखा और उसके बाद रिजल्ट निकाला. गॉट इट? अगेन एलिमिनेटेड. एक्सप्लेन. जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हम शुरू से लेके फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड हम एक्सप्लेन करते हैं, पर यहां पे बात क्या हो रही है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने की. सिर्फ हाईलाइट क्या करना है आपको? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द मीटिंग. गॉट इट? सिर्फ सब्सटेंस बताना है मीटिंग का, ना कि एक्सप्लेन करना है. बट यहां पे तो हमें सिर्फ सब्सटेंस बताना है. दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द मीटिंग. टोटल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. एंड दैट मीन्स टू summarize. Explain is again wrong. Understood? This is the way you have to give an approach to such kind of questions. And your answer is A. Got it? All right. You may write down such idioms in your notebook or in your diary. Next. I did not mind what he was saying. He was only talking through his hat. What do you have to do? You have to choose the correct meaning of the underlined idiom. इस idiom का जो underline है उसका correct meaning देखो. Talking in an insulting way, talking irresponsibly, talking ignorantly, talking nonsense. Now, I did not mind what he was saying. टोन को समझो कि उसने माइंड नहीं किया कि उसने ऐसा क्या कहा. तो अगर उसने इंसल्ट किया होता तो वो तो ऑब्वियसली माइंड करता या करती. तो दिस इज एलिमिनेटेड, नॉट द एप्ट आंसर. टॉकिंग इररिस्पॉन्सिबली, टॉकिंग इग्नोरेंटली, टॉकिंग नॉनसेंस. नाउ प्लीज थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचो.
If somebody is talking to the hat, imagine there's a hat and somebody is, talking to the hat. It means you are foolish. You're talking nonsense. आपकी बातों में कोई भी logic नहीं है. If you're talking to a hat, how can somebody talk to a hat? Right? The person is foolish. He's a fool. And he's talking nonsense. Not logical, illogical. So talking through a hat means talking nonsense. Got it? Not ignorantly, irresponsibly. अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन नॉनसेंस बात करता है तभी हम उसको माइंड नहीं करते हैं. बाकी कोई आपकी इंसल्ट करेगा, ऑब्वियसली यू विल बी लाइक हाउ कैन यू इंसल्ट मी, यू कैन नॉट इंसल्ट मी. इररिस्पॉन्सिबली हम थोड़ा उसको सुधार देंगे कि भाई अच्छे से बात करो, थोड़ा इस वे में बात करो. इग्नोरेंटली वी कैन अगेन गिव नॉलेज. बट जब इफ अ पर्सन इज टॉकिंग नॉनसेंस, राइट, ही इज अ फूलिश, you like he's talking nonsense, I don't mind. This is your attitude. So understand the tone of the question, the approach, right? This should be the approach. And you can see the person, speaking something nonsense in his ear. And your answer is B. Let's move to the next question. Choose the correct meaning of the underlined idiom. His constant left-handed compliments make me sick. Left-handed compliments क्या होते हैं? Generally in history, in old times, lefty things जो होती थी, left-handed things or left things, they were considered very awkward, very weird. People used to say it's very awkward, very weird. ठीक है? तो क्या होता था? लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है? व्हेन कॉम्प्लीमेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्स? व्हेन यू फील वाओ, लाइक somebody is praising you, somebody is appreciating you. बट लेफ्ट हैंडेड कुछ ट्रिकी है. ठीक है? अब लेफ्ट हैंडेड में क्या होता है? somebody compliments you और आपको लगता है किसी ने मुझे प्रेज किया है, पर उसके अगर आप डीप मीनिंग देखोगे तो वो प्रेज नहीं करता है, वो इंसल्ट करता है. ठीक है? सी क्या हो रहा है? अल्टीमेटली वो उसकी इंसल्ट कर रहा है. ठीक है? उसकी इंसल्ट कर रहा है, लेकिन किस वे में इंसल्ट कर रहा है? उसको प्रेज करते हुए. मान लो घड़ी में 12 बज रही है, ठीक है, और कोई ऑफिस आ रहा है, 12 बजे ऑफिस आ रहा है, एंड द बॉस इज सेइंग ही इज सो पंक्चुअल. ठीक है? ऑफिस का टाइम मान लो 10 बजे है आपका, 10 o'clock आपको ऑफिस को रिपोर्ट करना होता है, एंड somebody is coming at 12 o'clock. तो आपका बॉस ये बोल रहा है ही इज सो पंक्चुअल. अब क्या है ये? लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट है ये. पंक्चुअल बोल दिया, हमें कॉम्प्लीमेंट तो दिया, लेकिन कॉम्प्लीमेंट के पीछे जो एक्सप्रेशन है वो क्या है? इन अ इंसल्टिंग वे. दैट इट्स ऑलरेडी 12. लुक, ही इज सो पंक्चुअल, ही कम्स बाय 12 o'clock. अंडरस्टूड? ये होता है लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब. हिज कॉन्स्टेंट लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट मेक मी सिक. मतलब अगर कोई कॉम्प्लीमेंट देगा तो कोई सिक तो नहीं फील करेगा, बुरा तो फील नहीं करेगा. इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट गलत दिया है, लेफ्ट हैंडेड दिया है, तभी वो पर्सन को बुरा लग रहा है. सी द लाइन, सी दिस लाइन. सिक मीन्स बुरा लग रहा है उसको. एन इनसिंसियर रिमार्क, टू हैव अ गुड टाइम, to disclaim responsibility, to appreciate someone. Obviously, appreciate someone किया होता तो वो बुरा फील करता ही नहीं. To disclaim responsibility, again the odd meaning. To have a good time. Somebody is feeling sick, not feeling good, then it's not a good time. An insincere remark, an insincere praise is what you call left-handed compliment. And your answer is A here. Understood, everybody? Let's move to the next question. Choose the correct meaning of the underlined idiom. The question of taxation has always been a burning question. Facing challenges, an important issue, a dangerous situation, a confusing topic. Now, if something is burning, imagine if something is burning, कुछ चीज बर्न हो रही है. What does it requires? It requires urgent attention. क्या रिक्वायर हो रहा है?
अर्जेंट अटेंशन हो रहा है। अर्जेंट मीन्स समथिंग जो एकदम इंपॉर्टेंट हो। तो अब कोई चीज बर्न हो रही है तो हमें उसमें क्या चाहिए? अर्जेंट अटेंशन चाहिए। ऐसे ही बर्निंग क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? ऐसा इश्यू जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, विच रिक्वायर्स अर्जेंट अटेंशन। दैट इज हाउ यू कॉल्ड बर्निंग क्वेश्चन. The question of taxation has always been a burning question, means an important issue. For example, the climate change has always been a burning question. मतलब जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वर्ल्ड का, वो हमेशा से एक इंपॉर्टेंट इशू रहा है या रहेगा, whatever. Got it? तो आपको इस वे में समझना पड़ेगा कि somebody is burning, तो आप क्या करते हो? It needs urgent attention. It needs your attention urgently. So facing challenges? No. An important issue? Yes. Urgent attention. A dangerous situation? Again not. A confusing topic? Again not. Understood? A dangerous situation का मतलब जैसे climate change है. Obviously it is dangerous. आने वाले पर वो धीरे धीरे slowly affect कर रहा है. ठीक है? क्वेश्चन ऑफ टैक्सेशन ये भी स्लोली इफेक्ट कर रहा है. डेंजरस सिचुएशन का मतलब होता है अभी के अभी आप एक डेंजर में हो और इमीडिएट उसमें रिक्वायरमेंट होती है. दैट शुड बी द अप्रोच टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. राइट? एंड योर आंसर इज एन इंपॉर्टेंट इशू. गॉट इट? Let's move to the next question. The doctor says the patient has turned the corner, completely recovered, become worse, begin to improve, died. All right. Imagine कार है कार एक डेंजरस टर्न ले रही है. ठीक है? जब वो डेंजरस टर्न ले रही है कार, एक कॉर्नर पे डेंजरस टर्न ले रही है, उस पर्टिकुलर टाइम पे तो कार क्या है? डेंजर में है, कुछ भी हो सकता है. बट जब वो टर्न ले लेती है फाइनली, तो कार क्या हो जाती है? सेफ हो जाती है. हो जाती है ना? सेफ हो जाती है. तो मतलब वो डेंजर से निकलकर क्या हो गई? सेफ हो गई. गॉट इट? तो यहां पे हमको करना है. तो टर्न्ड द कॉर्नर का मतलब होता है बिगिन टू इंप्रूव. इंप्रूवमेंट होने लगा है. मतलब डेंजर में थी पर अभी बाहर आ गई उस डेंजर से. बट दैट डजंट मीन कंप्लीटली रिकवर्ड. उसका मतलब ये नहीं होता कि रिकवर कंप्लीटली हो गई है. उसका मतलब होता है बिगिन टू इंप्रूव. इंप्रूवमेंट होने लगा है. ठीक है? सो कंप्लीटली रिकवर्ड नॉट गुड. बिकम वर्स नहीं. डाइड अगेन नॉट. बिगिन टू इंप्रूव. All right, so it means begin to improve, and your answer is C here. Got it? Let's proceed to next question. Choose the correct meaning of the given idiom. चलिए इसको ना पिक्चर से समझते हैं. Let's see. पिक्चर में क्या दिख रहा है? The person is speaking. It means gift of the gab means इसमें क्या है? Speaking का क्या आपको दिख रहा है? To have a talent of speaking. बिग सरप्राइज नहीं. एन ऑनेस्ट मैन नहीं. टू बी लकी नहीं. गैब का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय गैब? गैब का मतलब होता है हु टॉक्स अ लॉट. समबडी हु टॉक्स अ लॉट. हु टॉक्स अ लॉट. एंड गिफ्ट का मतलब क्या होता है? कोई पॉजिटिव चीज ही हुई. समबडी हु इज अ स्मूथ टॉकर. Who talks very smoothly, very, you will feel attractive when somebody talks to you. That kind of person is like gift of the gab. अब इसके पीछे ना एक स्टोरी है. मतलब back in Ireland many years back, 1000 years back, आयरलैंड में एक कैसल था एंड कैसल के बाहर एक स्टोन था. राइट? एंड पीपल यूज्ड टू बिलीव दैट इफ somebody touch or peck the stone, peck or touch the stone, they'll become a smooth talker. बहुत अट्रैक्टिव स्पीकिंग स्किल्स उनके अंदर आ जाएंगी. राइट? सो दिस वाज अ लॉन्ग बैक स्टोरी एसोसिएटेड विद दिस ईडियम. और उसके बाद गिफ्ट ऑफ द गैब एक ईडियम बन गया है. इंग्लिश
के vocabulary part में, and people started using it in that way. Gift of the gab. Got it? So it means somebody who talks a lot, and gift means a good speaking skills. Understood? And the answer is A here. Right. All right. Now we are going to start with phrasal verbs. Again, a very important topic. Phrasal verbs क्या होते हैं? Introduction को समझिए. Phrasal verbs are a particular kind of expression where the verb is made of two or more components. Yes. Let's see. Mostly the combining components are verb and preposition. Verb plus preposition is equals to new word and new meaning. जब कोई verb और preposition का हम combine करते हैं, right? तो एक नया word निकल के आता है और उस particular word का एक नया meaning भी हमारे सामने आता है. ठीक है? Example, we had almost decided to give up on the search when we made the discovery. अगर आप यहाँ पे देखोगे, give क्या है? Verb है, और up क्या है? Is the preposition. तो क्या बन गया? Give up. लेकिन इसका एक नया मीनिंग ही है. Give up का मतलब है to stop doing something because it is difficult. I gave up my practice. मतलब वो practice इतनी difficult थी कि मुझे उसको stop करना पड़ा. So that is what you called give up. So the phrasal verb is generally made up of verb plus preposition, and it comes like a new word and a new meaning. Understood? All right. I'm going to give you the list of some common phrasal verb which will help you in your BITSAT. Common phrasal verbs for BITSAT. All right, everyone? Okay. Now let's solve some questions regarding phrasal verb. It will help you in your exam, okay? Now, what kind of questions does come in your exam? Let's see. In the following questions, fill the blanks with appropriate option. Let's see. Fill the blank with the correct option. Do not force me to dash you on this issue. I am not at all convinced. Agree upon, conquer with, join over, equate with. Now, these are the phrasal verb. You have to choose the apt phrasal verb जो इस blank पे fit होगा. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पर्सन की जो किसी डिसीजन पे अग्री नहीं हो रहा है, वो कन्विंस नहीं हो रहा है. ठीक है? तो यहाँ पे डिसीजन, हम पर्सनल डिसीजन की बात कर रहे हैं. चलिए, तो अगर हम अग्री अपॉन देखेंगे तो यहाँ पे अग्री अपॉन का मतलब होता है टू डिसाइड टुगेदर. ठीक है? क्या होता है? टू डिसाइड टुगेदर, मतलब म्यूचुअल डिसीजन की बात हो रही है. बट क्वेश्चन में तो पर्सनल डिसीजन की बात हो रही है. डू नॉट फोर्स मी. पर्सनल डिसीजन लेने के लिए मुझे फोर्स मत करो. तो टू अग्री अपॉन इज नॉट द एप्ट चॉइस. कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स कि अग्री अपॉन भी कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते? अग्री अपॉन इसलिए नहीं कर सकते कि यहां पर टुगेदर डिसाइड होने की बात नहीं हो रही है. ठीक है? कॉन्कर विद. कॉन्कर विद मीन्स to agree with something. To agree with something. किसी चीज से agree कर लेना. That could be the correct answer. But हम आगे देखते हैं. Join over. Join over जैसा कोई phrase exist ही नहीं करता है. It's an incorrect phrase. क्या है? Incorrect phrase है. Equate with. Equate with is generally related to equality, equals to. यहां तो हम agree की बात कर रहे हैं. ठीक है? कोई डिसीजन पे agree होने के लिए. तो this is again not the correct answer. Again, this is not the correct answer. And your correct answer is B. ठीक है? Do not force me to conquer with you on this issue. I am not at all convinced. All right. Correct the underlined phrasal verbs in the given sentence. I am looking after my pen which is missing. Looking for, looking in, looking back, no improvement. क्या है? यहाँ पे looking after दे रखा है. आपको correct phrase choose करना है इसके लिए. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, पेन की बात कर रहे हैं जो क्या हो रहा है? मिस हो रहा है. अगर मिस हो रहा है तो हम क्या करेंगे? उसको सर्च करेंगे, ढूंढेंगे. राइट? यू विल सर्च द पेन. कहीं ढूंढोगे ना आसपास की कहीं पेन तो नहीं है. तो अब यहाँ पे क्या है? देखो, आपको लुकिंग आफ्टर का मतलब पता होना चाहिए. लुकिंग आफ्टर का मतलब क्या होता है? टू टेक केयर ऑफ समवन. राइट?
लुकिंग आफ्टर का मतलब लिख लो, लुकिंग आफ्टर मीन्स टू टेक केयर, किसी का ध्यान रखना। तो क्या पेन का आप ध्यान रखोगे? पहले तो उसको ढूंढोगे तभी तो ध्यान रखोगे। लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर का मतलब होता है टू सर्च, ठीक है, किसी चीज को सर्च करना, टू सर्च, लुकिंग फॉर। लुकिंग इन का मतलब क्या होता है? टू विजिट समवन, किसी को ब्रीफ विजिट करना, कहीं पे ब्रीफली शॉर्ट विजिट पे करना, दैट इज लुकिंग इन। लुकिंग बैक, पास्ट इवेंट्स पे ध्यान देना, पास्ट इवेंट्स पे फ्लैशबैक में चले जाना, दैट इज लुकिंग बैक। बैक मीन्स पास्ट, गॉट इट? सो द करेक्ट आंसर इज लुकिंग फॉर। एंड नो इंप्रूवमेंट का मतलब होता है जो ओरिजिनल है वही करेक्ट है, विच इज नॉट द केस हियर. And your correct answer is A. Got it, everybody? All right. Let's solve the last question. Some old houses were dashed to make way for the new shopping center. Burnt down, knocked down, cut down and calmed down. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? हम बात कर रहे हैं ओल्ड हाउसेस की, जो जिनको हमें क्या करना है? हटाना है, ताकि नया शॉपिंग सेंटर वहां पे बिल्ड हो सके. तो लेट्स सी, अगर हम बर्न डाउन की बात करेंगे तो बर्न डाउन का मतलब होता है बर्न करना, मतलब यहां पे फायर का यूज होगा. किसका यूज होगा? फायर का यूज होगा. बर्न समथिंग. सम ओल्ड हाउसेस को क्या हम फायर से हटा सकते हैं? उनको बर्न कर देंगे? नो, नॉट द एप्ट आंसर. नॉक्ड डाउन. इफ वी टॉक अबाउट बी ऑप्शन, नॉक डाउन का मतलब होता है टू डिमोलिश, फोर्सफुली हाउसेस को हटा देना, फोर्सफुली हटा देना. पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको जला के ही हटा रहे हैं, बर्न करके हटा रहे हैं. इट मीन्स फोर्सफुली हटा देना, टू डिमोलिश इट, कैन बी द करेक्ट आंसर. कट डाउन. जनरली हम कट डाउन किसके लिए यूज करते हैं? चॉप करना, टू चॉप. किसके लिए यूज करते हैं हम? ट्रीज के लिए यूज करते हैं. पर यहां तो हम हाउसेस की बात कर रहे हैं, नॉट द एप्ट. काम डाउन. काम डाउन का मतलब क्या होता है? देखो इधर, calm down means to relax, right? To relax, calm, peaceful, which is not the correct answer. Your correct answer is knock down, demolish, forcefully हटा देना. And your correct answer is, understood everybody? Yes. Thank you everyone for watching the video. एंड आई होप आपके टेकअवेज क्या थे? टेकअवेज थे, आज हमने ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब की प्रैक्टिस करी है. हमने कॉन्टेक्चुअल बेस्ड ईडियम्स को सीखा है कि किस तरीके से हम उनको एलिमिनेट करते हैं विद देयर टोन एंड मीनिंग. तो आपको जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ आएगा. और फ्रेजल वर्ब्स के बारे में हमने पढ़ा है. सो रीड एंड रीड, प्रैक्टिस इट, नोट इट डाउन, मेक योर डायरी एंड ऑल द बेस्ट.